सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की हम क्लास में सीखने क्या वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे स्टॉक मार्केट में कैसे मूव्स आती है, कौन ये मूव्स क्रिएट करता है। उसके बाद हम समझेंगे कुछ फाइनेंशियल रेशोज़। ठीक है, फाइनेंशियल रेशोज़ में हमारे पास 4 से 5 इंपॉर्टेंट रेशोज़ होती हैं, जैसे पीई रेशो, पीबी रेशो, ईपीएस, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशो। अब ये पीई रेशो, पीबी रेशो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, ये अब आपको इजीली नहीं पता होगा, तो अब हम ये आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे इंडिया की इकोनॉमी में कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं। किसी भी कंपनी में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी हो, कैसे उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं, कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, कैसे देखना है उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके साथ वाली कंपनीज़ क्या कर रही हैं। ठीक है, उस कंपनी में किसने किसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने कैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके साथ साथ हम एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे टेक्निकल्स का, क्योंकि ये तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या फैक्टर्स देखने हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी बढ़िया है या फिर कंपनी बेकार है। बट हमें किस प्राइस पे एंटर करना है, चार्ट को देख के कैसे हम एनालाइज करेंगे कि ये एंट्री हमारे लिए बढ़िया है एंड ये एंट्री हमारे लिए ख़राब है, तो वो हम देखेंगे टेक्निकल्स वाले पार्ट में। उसके बाद हम थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का। उसमें हम क्या बात करेंगे, अगर हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें अपने कैपिटल का कितना % वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप किसी भी कंपनी में 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बेसिकली क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। वही अगर हम बात करें, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ है एंड हमें लग रहा है कि अभी हमारा टारगेट रुक के हिट होगा या अभी ये हम होल्ड कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को, तो वो क्या होती है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि हम होल्ड करते हैं 6 महीने से लेके 1 साल तक। सेम जो भी इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा हम होल्ड करते हैं, यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा किसी चीज़ को, अगर किसी भी स्टॉक को हमने होल्ड करा तो वो हमारी क्या होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। अब आप में से कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट के अलावा ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट होता है, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्कैल्पर्स बेसिकली क्या करते हैं, सपोज़ हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, कहीं पे भी ट्रेड लगाई है, हमने उसको होल्ड करा कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, अपना छोटा रिस्क एंड छोटा प्रॉफिट निकाला मार्केट से एंड उसके बाद हम निकल गए, तो वो ट्रेडिंग स्टाइल बेसिकली क्या होता है, स्कैल्पिंग होता है। और जो स्कैल्पिंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैल्पर्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडर्स। अब इंडियन मार्केट में कैसे होता है, इंडियन मार्केट ओपन होती है 9:15 AM एंड 3:30 PM तक चलती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, ठीक है, 9:15 AM पे, या फिर आज आपने एग्जीक्यूट करी एंड आपने मार्केट के बंद होने से पहले पहले उस ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, इंट्राडे ट्रेड, यानी कि आज आपने ओपन करी एंड आज के दिन ही मार्केट के बंद होने से पहले आपने उसको क्लोज कर दिया। अब थर्ड है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि जो भी ट्रेड को हम एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेड। फॉर एग्जांपल आज आपने कहीं पे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, किसी भी फॉरेक्स पेयर में कहीं पे भी आपने ट्रेड लगाई और आपको लगता है कि अभी ये मेरा टारगेट 1-2 दिन के बाद या फिर हो सकता है कल भी हिट हो जाए, तो आपने इसको ओवरनाइट होल्ड करा है। हाय तान्या। ठीक है, हेलो। हेलो। मैं अभी आया था, मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, अभी किया, तो कुछ अभी बताया तो नहीं आपने? अभी हम जस्ट बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो अभी कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुआ टॉपिक। तो इसमें इन्वेस्ट कैसे, मतलब ये है क्या, मेरे को समझ ही नहीं इसके बारे में। सो बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स में हमें किस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कैसे करनी है, क्या फैक्टर्स देख के करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमारी डिस्कस होगी। साथ में टेक्निकल्स को कैसे कंबाइन करके वहाँ पे हमने एंट्री बनानी है। ठीक है, ओके। सो अभी बेसिकली हम क्या देख रहे थे, स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड बेसिकली क्या होती है कि हमने आज ट्रेड एग्जीक्यूट करी है एंड उसको कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए होल्ड करा है। ठीक है, हो सकता है आप उस ट्रेड को अगर 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हो तो वो भी आपकी क्या होगी, स्विंग ट्रेड होगी। अगर आप उस ट्रेड को 2 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो वो भी क्या आपकी स्विंग ट्रेड है, क्योंकि आपने उसको ओवरनाइट होल्ड करा है, 1 दिन से ज़्यादा आपने होल्ड करा। क्लियर। एंड उसके बाद है पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर हमें किसी भी चीज़ की डायरेक्शन पता हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर कोई भी स्टॉक है, ठीक है,
तो आपको लग रहा है कि ये आने वाले कुछ महीनों में ऊपर जा सकता है या आने वाले कुछ महीनों में ये चीज़ नीचे गिर सकती है, तो वहाँ पे जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो एंड उसको आप कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हो, वो क्या होती है हमारी पोजिशनल ट्रेड। लास्ट में अभी जैसे हमने देखा कि कहीं पे भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, तो वो बेसिकली क्या हुई हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी हम इन्वेस्टमेंट को 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करते हैं वो क्या होती है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जिस इन्वेस्टमेंट को हम 6 to 12 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं वो हमारी होती है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड जिस इन्वेस्टमेंट को हम होल्ड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने उसको होल्ड करा है, तो वो क्या होगी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक्स को एंड इंडियन मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। हमें उन फैक्टर्स के बारे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी कैसे जा रही है। अगर ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया जा रही है, यानी कि इंडिया के सभी सेक्टर्स बढ़िया कर रहे हैं, तो वो क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। क्लियर। एंड वही अगर हम देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर इंडियन इकोनॉमी में हमें स्लो डाउन दिख रहा है कि मार्केट जो है स्लो डाउन हो रही है, या फिर जो सभी सेक्टर्स हैं, अब इंडिया में हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, आईटी सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे हमें स्लो ग्रोथ दिख रही हो या फिर हमें दिख रहा हो कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी क्या होगा, वो सभी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है स्टॉक्स को या स्टॉक मार्केट को वो है इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की। सेकंड है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, महंगाई होती है। आपको ये चीज़ समझनी है इजी वे में, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स ये दो चीज़ें हैं, इसका इन्वर्स रिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ। ठीक है, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो स्टॉक्स में बियरिशनेस देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होंगे तो स्टॉक्स में हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें अभी तक जितना हमने करा उसमें किसी को कोई भी डाउट आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे को एक बार। अब ये इन्फ्लेशन कैसे इफ़ेक्ट करती है। हाई इन्फ्लेशन मीन्स कि जो रॉ मटेरियल्स है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स का प्राइस क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं, थोड़े डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, लोअर प्रोडक्शन होती है, पुअर रिजल्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा FIIs एंड DIIs। FIIs की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें अभी जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस में हमें पता है कि ओवरऑल बीजेपी जीती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बीजेपी ने क्या फोकस करा, बीजेपी ने फोकस करा मेक इन इंडिया वाली चीज़ों पे। ठीक है, ना कि हमने फॉरेन कंपनीज़ पे फोकस करा। जो मेन फोकस था वो मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स पे था। ठीक है, यानी कि इंडिया को बिजनेस मिल रहा है। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, उनको इंडिया में ग्रोथ दिखती है। ठीक है, FIIs एंड DIIs वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखता है। तो अगर कहीं पे FIIs DIIs ने इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑब्वियसली उनको वहाँ पे ग्रोथ दिख रही होगी। ठीक है, तो जब भी FIIs DIIs इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। अभी आगे जाके हम देखेंगे कुछ रेशोज़ एंड हम टिकर टेप की वेबसाइट यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे इस कंपनी में FIIs या DIIs ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है नहीं करी हुई। तो अगर किसी कंपनी में हमें दिखता है कि FIIs की होल्डिंग्स है या DIIs की होल्डिंग है, तो वो भी क्या होगा, उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि कोई भी FI या DI बिना रिसर्च के, बिना किसी एनालिसिस के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब रिटेलर्स कौन होते हैं, अब जो हम लोग हैं कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर्स कभी कभी क्या सोचते हैं कि अब ये स्टॉक है, अगर ये 2 रुपीज़ का चल रहा है, 10 रुपीज़ का चल रहा है, हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी क्योंकि एक तरह से ये पेनी स्टॉक है। ठीक है, बट FIIs एंड DIIs प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं एंड उनको अगर कंपनी में पोटेंशियल दिखता है तो ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
तो FIIs एंड DIs की होल्डिंग्स होना किसी भी कंपनी के लिए क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हमें दिखता है कि FIIs ने इंडियन कंपनीज़ में या फिर इंडिया की इकोनॉमी पे पैसा लगाया, तो नॉर्मली क्या हमें स्टॉक मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिलती है, अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर कहीं पे हमें लगे कि FIIs एंड DIs ने अपना जो पैसा है वो निकाल लिया स्टॉक से, ठीक है, तो वहीं पे हमें बेयरिशनेस देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब किसी भी कंट्री में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। जो पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री है उनकी स्टॉक मार्केट में भी हमें अनस्टेबिलिटी दिखेगी, ठीक है। अब अगर हम देखें अभी क्या थे इलेक्शंस में, अगर सबकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जो पार्टी पहले से चल रही है, ठीक है, वही चलती रहेगी, ये एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, क्योंकि अगर किसी पार्टी ने बढ़िया किया होता है तो ही लोग दोबारा कहते हैं कि हम उनको दोबारा से इलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें लग रहा था कि BJP ही आएगी, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हुआ। बट अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ ऑपोजिट हो जाता, अगर कोई और पार्टी आती, तो डैट मीन्स कि एक्चुअल में कुछ और हुआ, तो यहाँ पे हमें अपनी स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेयरिशनेस देखने को मिलती। क्लियर? तो यहाँ पे एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्चुअली क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है, वो इफेक्ट करता है स्टॉक्स को। जैसे अभी हमने बात करी थी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के बिल्कुल नेगेटिव कोरिलेशन में चलते हैं स्टॉक्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो स्टॉक्स के लिए क्या है, नेगेटिव है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन कम हो रही है, वो स्टॉक्स के लिए क्या है, पॉजिटिव है। स्टॉक्स में हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड एंड मार्केट सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। अब हमारे पास 2 मेजर इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी अगर हम देखें टॉप 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हमने ओवरऑल देखना हो मार्केट सेंटीमेंट की, इंडियन मार्केट कैसे चल रही है, तो हम निफ्टी को भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें एक तरह से मार्केट सेंटीमेंट बताता है, बुलिशनेस या बेरिशनेस है। अब अगर आप किसी बैंकिंग स्टॉक के बारे देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप PNB या SBI की एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अकेला PNB का नहीं पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर कैसे चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अभी हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है, बेरिशनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब कंपनी कॉरपोरेट एक्शंस, ठीक है, अगर कंपनी के ऊपर कोई केस करता है या फिर कंपनी के बारे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो भी क्या है, उस स्टॉक में, कंपनी के स्टॉक में नेगेटिव साबित होती है एंड वहाँ पे हमें बेरिशनेस देखने को मिलेगी। अब है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होती है, चार्ट रीडिंग होती है, जो कि हम लास्ट में करेंगे। अब फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ ना टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अकेले फंडामेंटल से हम ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, ठीक है, यहाँ पे ओवर वैल्यूड चल रही है, फेयरली वैल्यूड चल रही है, अंडर वैल्यूड चल रही है, कैसे भी चल रही है, ठीक है। बट हमें किस प्राइस पे एंटर करना है, और बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए हम साथ में यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है नेचुरल डिज़ास्टर। कुछ भी वॉर वगैरह हो रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है। अब जैसे कोविड के टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिली थी, क्योंकि वो क्या थी, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी एंड वो नेगेटिव थी ओवरऑल, ठीक है, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिली। ऐसे ही कहीं पे अगर आपको वॉर की न्यूज़ देखने को मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें स्टॉक्स में नेगेटिव मूव देखने को मिलेगी। अब स्टॉक्स में क्या होता है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, या फिर कुछ भी हो रहा है, XYZ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो स्टॉक्स में तो हमें बेरिशनेस देखने को मिलती है। वही अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की या फिर गोल्ड की, तो गोल्ड में हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिलती है उस टाइम पे। रीज़न क्या है कि गोल्ड को हम बोलते हैं सेफ़ हेवन, गोल्ड होता है सेफ़ हेवन। तो जब ऐसा कुछ होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनका ध्यान जाता है गोल्ड की तरफ, तो गोल्ड में हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिलती है इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ की।
फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली बताते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, हम किस प्राइस पे कंपनी को ख़रीद रहे हैं, ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नेम है tickertape.in। तो ये वेबसाइट पे जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे सर्च की ऑप्शन आएगी। सर्च में जाके आपको जिस भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ना फर्स्ट पेज में आएगा ओवरव्यू, फिर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स, पीयर्स, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा देखना कि जो कंपनी चल रही है उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे ये दिख रहा है करंट प्राइस। ठीक है, तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 1483 रुपीज़। अब इसके बाद अगर आपको देखना हो कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, रेल सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ रेशोज़ दिखेंगी, जो है पीई रेशो, पीबी रेशो, सेक्टर पीई, सेक्टर पीबी। ठीक है, अब ये पीई रेशो, पीबी रेशो क्या होता है, सेक्टर पीई, सेक्टर पीबी क्या होता है, इसको कैसे देखना है। सबसे पहला काम है हमारा आइडेंटिफाई करना कि जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो अब आते हैं पीई रेशो एंड पीबी रेशो पे। तो पीई रेशो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो ये बताता है कि 1 रुपया कमाने के लिए हम कितने टाइम्स पे कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा होता है उसको हम डिवाइड करते हैं अर्निंग्स पर शेयर से। अर्निंग्स पर शेयर बेसिकली क्या होता है कि आपने एक शेयर के ऊपर कितना कमाया है। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट पे नहीं जाना, आपको सिंपल समझना है। पीई रेशो क्या होती है कि 1 रुपया इस कंपनी में कमाने के लिए मुझे कितने टाइम्स पे करना पड़ेगा। सेम अगर मैं पीबी रेशो की बात करूं, पीबी रेशो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, बुक वैल्यू। अब अगर हम प्राइस को डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू से तो हमारे पास पीबी रेशो आती है। बेसिकली बताता है कि आप कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कितने वैल्यू पे आप देना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप हायर वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो क्या है, कंपनी उस टाइम पे ओवर वैल्यूड है। आपको उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जब कंपनी क्या है, ओवरली वैल्यूड है। अब थर्डली अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो से आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि अगर किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो बताता है कि कंपनी के पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा डेट है। ठीक है, जितने कंपनी के पास एसेट्स नहीं उसके ज़्यादा कंपनी के पास क्या है, डेट है। तो वो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें वो कंपनी प्रेफर करनी है जहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो नॉर्मल हो या कम हो, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ साइड रहे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो पीई रेशो दिया होता है, जिस भी कंपनी का हमने ये चार्ट ओपन किया होगा उसका पीई रेशो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा और ये उसका पीबी रेशो होगा। अब हमने पीई रेशो एंड पीबी रेशो को कंपेयर करना उस सेक्टर के पीई एंड उस सेक्टर के पीबी से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये पीई रेशो इस कंपनी का क्या है, 57.75। अगर मैं सेम इसको कंपेयर करूँ सेक्टर के पीई से तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी का पीई है वो सेक्टर के पीई से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो अभी कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है यानी कि 1483 रुपीज़, ये क्या है, ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इस सेक्टर का ओवरऑल पीई क्या चल रहा है, 50, एंड उसके हिसाब से इसका पीई क्या है, 57.75। हमारा जो पीई है एंड पीबी है, सेक्टर के पीई और सेक्टर के पीबी से थोड़ा सा कम होना चाहिए। इक्वल भी हो तो भी चलेगा, बट थोड़ा कम हो तो क्या है, वो प्लस पॉइंट है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड चल रहा है। ठीक है, हम ओवर वैल्यूड प्राइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है अभी 1483, अभी हम इसके फाइनेंशियल्स, पीयर्स वगैरह भी देखेंगे, बट हमें अभी इतनी क्लैरिटी मिल रही है कि अभी जो प्राइस चल रहा है उस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये ओवरली वैल्यूड है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, पीई रेशो को कंबाइन किया एंड कंपेयर करा सेक्टर के पीई से, पीबी रेशो को कंपेयर करा सेक्टर के पीबी से, और हमें दिख रहा है कि पीई एंड पीबी सेक्टर के हिसाब से दोनों ही बहुत ज़्यादा है। अब हम जाएंगे फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमें हमेशा 3 चीज़ें एनालाइज करनी होती है फाइनेंशियल्स में। एक है इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो।
अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जाके इनकम से। तो इसके लिए आपको कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड या कॉमर्स की नॉलेज होनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बहुत इजी वे में हम एनालाइज करेंगे इसकी इनकम शीट। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं टोटल रेवेन्यू। अगर कोई भी कंपनी अच्छी है तो वहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये क्या है हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सेम अगर हम जाते हैं नेट इनकम पे, नेट इनकम यहाँ पे कंपनी में कुछ भी 2022 में कुछ नेगेटिव हुआ था, ठीक है, जिसके कारण इसके जो फाइनेंशियल्स हैं नेगेटिव में जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो इसकी नेट इनकम है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, जो कि एक गुड पॉइंट है। अभी जो हमने डिस्कस करा था ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक शेयर के ऊपर कितना कमाया वो बताता है ईपीएस। तो एज एन इन्वेस्टर आपने जो भी शेयर्स बाय करें उसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको कुछ सालों के लिए होल्ड करते हो, कुछ ईयर्स के लिए होल्ड करते हो, 2 साल 3 साल 4 साल, तो आप चाहते हो कि मुझे उसके ऊपर रिटर्न बने। तो कभी भी ये जो चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे पास 10 फैक्टर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी बढ़िया है या नहीं बढ़िया, तो उसमें से हम एक फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ कर भी सकते हैं। बट ये एक ऐसा फैक्टर है ईपीएस जिससे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर ही तो आपको बताता है ना कि आपको ऐसे आपने शेयर के ऊपर कुछ कमाया है नहीं कमाया है, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम देखें 2023 से ईपीएस जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है, यानी कि कंपनी अच्छा कर रही है, पॉजिटिव है, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। अब हम जाते हैं सेकंड फैक्टर पे जो है बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट में हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं जो है टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, टोटल इक्विटी। अब अगर किसी भी कंपनी को ग्रो करना है, ग्रो करने के लिए क्या होता है, कंपनीज़ वगैरह लोन भी लेती हैं, ठीक है। अगर वो ग्रो कर रही हैं तो साथ में उनका लोन भी क्या है, लायबिलिटीज़ भी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें एसेट्स में इंक्रीज़ दिख रहा है, इंक्रीमेंट दिख रही है, तो लायबिलिटीज़ भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। एसेट्स अगर इंक्रीजिंग है, लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो कंपनी के लायबिलिटीज़ भी क्या धीरे धीरे ग्रो करेंगे। बट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना मस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस कंपनी के एसेट्स, एसेट्स क्या है, मेरे को ओवरऑल दिख रहा है कि 2022 में 2021 में इंक्रीमेंट ही दिख रही है। तो इंक्रीमेंट आपको क्या बताती है कि ये कंपनी बड़ी है। 2023 में हमें थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सा चेंज आया है, बट इतना कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर हम इसको लायबिलिटी से कंपेयर करें तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि कंपनी के पास अच्छे एसेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू लायबिलिटीज़। सेम हमें देखना होता है कि कंपनी की इक्विटी, टोटल इक्विटी क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो अभी हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने फाइनेंशियल्स के सेक्शन में जाके हमने ये चीज़ देखी, हमारे पास 3 चीज़ें होती है एनालाइज करने वाली। एक होता है इनकम, एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है कैश फ्लो। तो अगर हम इनकम में जाएं, इनकम में जाके हमें ये चेक करना होता है कि टोटल रेवेन्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, नेट इनकम क्या है, इंक्रीजिंग है, ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये ईपीएस आपके पास नेगेटिव होता है या फिर ईपीएस में आपको कुछ बढ़िया ग्रोथ नहीं दिख रही, तो वो हमारे लिए एक बैड स्टॉक होगा, ठीक है। तो ईपीएस क्या होना चाहिए हमारे पास, पहली चीज़ तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड ग्रोइंग होना चाहिए। अब हम जाते हैं थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रही होंगी, बट हमें यहाँ पे सिर्फ फ्री कैश फ्लो पे जाना है, ठीक है, यानी कि कंपनी के पास कैश कितना है। इसको देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपनी जो है कैश रिच है या फिर कैश डिफिशिएंट है। तो ये अगर पॉजिटिव हो तो ही हमारे लिए बढ़िया। अगर हम देखें 2022 में कंपनी क्या थी, कैश डिफिशिएंट थी, कंपनी के पास कैश बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 2023 तक का डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 4.18। इतना हम समझ सकते हैं कि 2022 से लेके 2023 तक कंपनी ने सबसे पहले जो कैश डेफिशिएंट थी, सबसे पहले उसको रिकवर करा है, कंपनी ब्रेक इवन पे आई है।
ठीक है। ब्रेक इवन पे आने के बाद कंपनी ने रिकवर भी करा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करंट डेटा चेक करना होता है। करंट डेटा में हमें चेक करना होता है कंपनी कैश रिच है या कैश डेफिशिएंट है। इसके बाद हम जाते हैं पीयर्स पे। अब नॉर्मली क्या होता है, ये पीयर्स पे जाने का मोटिव क्या है मेनली, अभी जैसे हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स देख रहे थे, कभी कभी क्या होता है इसके साथ वाले जो इसके सेक्टर में और इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और भी कंपनीज़ हैं वो भी बढ़िया कर रही होती हैं। तो जब हम पीयर एंड कंपैरिजन में जाते हैं तो हमें एक तरह से आइडिया हो जाता है कि बाकी कंपनीज इस सेक्टर में कैसे कर रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट का देख रही हूँ तो पीयर कंपैरिजन में आके मेरे को दिख रहा है कि ये और भी बेटर कंपनीज़ हैं, इनको मैं एनालाइज कर सकती हूँ। अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू में जाते हैं दोबारा से, हमने देखा था सेक्टर का पीई क्या चल रहा था, सेक्टर का पीई चल रहा था 50, ठीक है। सेम अगर मैं पीयर में जाऊँ तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि टीटागढ़ का क्या है 57, बाकियों का क्या है, ये दोनों क्या है, ये बहुत ज़्यादा ओवरली वैल्यूड है, और ये क्या है, ये अंडर वैल्यूड है क्योंकि इसका जो पी चल रहा है ओवरऑल सेक्टर से क्या चल रहा है, कम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें और भी कंपनीज का आइडिया हो जाता है जो इस इंडस्ट्री में है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं जो है हमारा होल्डिंग्स। अब होल्डिंग्स में जाके अभी जैसे हमने बात करी थी कुछ फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब उन फैक्टर्स में क्या होता है, हमारे पास FIIs DIIs की होल्डिंग्स बहुत मैटर करती है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे है तो वो स्टॉक क्या है, बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रमोटर होल्डिंग यानी कि कंपनी के अपने लोगों के पास कितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर होल्डिंग ना होनी मस्ट है। रीज़न क्या है, अगर कंपनी के अपने लोगों के पास स्टॉक है, ठीक है, अपने प्रमोटर के पास स्टॉक्स हैं, तो मतलब उसको अपनी कंपनी में बिलीफ है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। सेम अगर हम देखें कोई प्रमोटर, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अगर अपने शेयर्स जो है वो बेच देता है तो वो कंपनी के लिए क्या होगा, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, DIIs की, FIIs की। तो यहाँ पे देखिए 42% कंपनी का, 42.46% कंपनी का है हमारे पास प्रमोटर होल्डिंग में, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के पास 10.83% है, DIIs के पास क्या है 2.89% एंड FIIs के पास क्या है 17%। एंड बाकी जो हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेलर्स, उनके पास कितना 26.55। आपको ये चीज़ समझनी है कि कहीं पे भी अगर हम स्टॉक देख रहे हैं तो वहाँ पे DIIs FIIs या म्यूचुअल फंड्स वालों की होल्डिंग होना मस्ट है। अगर हमें कहीं पे दिखे कि वहाँ पे सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग है या फिर सिर्फ रिटेलर्स हैं तो वो एक बैड स्टॉक, क्योंकि कंपनी के अपने लोगों के पास तो स्टॉक्स होंगे ही, ठीक है। एंड रिटेलर्स का हमेशा ये नहीं होता कि अगर रिटेलर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो FIIs DIIs एंड म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या होता है, अगर मैं DIIs पे क्लिक करूँ तो मेरे को दिखेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम DIIs की होल्डिंग्स क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। सेम अगर मैं देखूँ रिटेलर्स पे, रिटेलर्स की होल्डिंग्स क्या है, यहाँ पे पहले 40% थी, ठीक है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्रीज़ हुई हैं। सेम हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जाके भी देख सकते हैं एंड प्रमोटर होल्डिंग में जाके भी देख सकते हैं। तो होल्डिंग्स में जाके हमने ये चीज़ समझी है कि प्रमोटर होल्डिंग होना मस्ट है। प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ DIIs FIIs म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग होना भी मस्ट है, क्योंकि जहाँ पे DIIs FIIs ने इन्वेस्ट करा है वो कंपनी अच्छी ही होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे इवेंट्स में हम जा सकते हैं। इवेंट्स में जाके कंपनी का कोई भी अगर पास्ट का लीगल ऑर्डर होता है या कंपनी ने कुछ अनाउंस करना होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाती है। कॉर्पोरेट एक्शंस, या फिर अगर आपको इस सेक्टर के बारे न्यूज़ इवेंट्स चेक करने हैं तो आप यहाँ पे न्यूज़ में जाके भी चेक कर सकते हो। अब ये ओवरऑल मेरे को क्या दिख रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, इसके फाइनेंशियल्स देखे। फाइनेंशियल्स में हमने 3 चीज़ें देखी थी, इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। उसके बाद हमने इसका पीयर कंपैरिजन करा एंड होल्डिंग्स देखी। होल्डिंग्स में हमें ये भी प्लस पॉइंट देखने को मिला कि यहाँ पे FIIs एंड DIIs की इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट हमें इतना पता है कि अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यानी कि 1483.05, वो क्या है,
स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, तो इस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करेंगे। बट इन फ्यूचर जब हमें एक फेयरली वैल्यूड प्राइस पे या अंडर वैल्यूड प्राइस पे हमें ये स्टॉक दिखता है, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। अब एक एग्जांपल लेते हैं बैड स्टॉक का। तो ये एक स्टॉक है वेंकीज। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये पैकेज फूड्स का काम करती है कंपनी, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे हमने पहले कंपेयर करा था, हमने चेक करा था पी रेशो एंड पीबी रेशो, ठीक है, कंपनी का, उसको कंपेयर करा था सेक्टर के पीई एंड सेक्टर के पीबी से। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा कंपनी का पीई क्या है 32.71, एंड सेम अगर हम कंपेयर करें सेक्टर के पीई से, कंपनी का पीई सेक्टर के पीई के कंपैरिजन में कम है, यानी कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, इसका करंट प्राइस क्या है, इसका अंडर वैल्यूड है, यानी कि 1874 कंपनी अंडर वैल्यूड प्राइस पे चल रही है। अब अगर हम कंपेयर करें इसके पीबी रेशो को, पीबी रेशो तो सेक्टर के पीबी से काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, तो ये भी हमें इंडिकेशन देता है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। अब हम जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में हमें याद रखना है कि हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम से। इनकम में हमने जैसे देखा था कि कंपनी की जो इनकम है, टोटल रेवेन्यू है, नेट इनकम है एंड ईपीएस है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2022 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है थोड़ा सा डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद सेम अगर मैं नेट इनकम पे जाऊँ, नेट इनकम भी क्या है, अगर हम 2021 से भी देखें ना, नेट इनकम ओवरऑल क्या डिक्रीज़ हो रही है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। हमें टोटल रेवेन्यू में भी डिक्रीमेंट दिख चुकी है, नेट इनकम में भी हमें दिख रहा है कि नेट इनकम कंपनी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो रही है। अब जो मेन पॉइंट है, जो हमने देखा था कि ईपीएस यानी कि एक शेयर के ऊपर आपने कितना कमाया, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग है तो फिर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप कैसे रिटर्न बनाओगे। सो अगर हम देखें 2022 के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग है, ये तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके लिए नेगेटिव है। ईपीएस अगर हमारा डिक्रीजिंग है तो कंपनी के लिए क्या है, नेगेटिव। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट दिख चुके हैं। अगर ये कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है तो वो भी एक सोचने वाली बात है कि कंपनी का कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कि जो ये इतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है। सेम अगर हम फाइनेंशियल्स में जाएं, फाइनेंशियल्स में जाके हमें दिखता है कि यहाँ पे एक बहुत मेजर पॉइंट जो कि ईपीएस, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर ही हमारा डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, यानी कि जो करंट इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उनको ही यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। अभी जो हमने फैक्टर्स देखे हैं वो बहुत मेजर फैक्टर्स थे, जो हमें क्लियरली बता रहे हैं कि कंपनी ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बट फिर भी हम इसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड पीयर होल्डिंग्स देखेंगे। अगर हम टोटल एसेट्स देखें, टोटल एसेट्स क्या है, ओवरऑल तो मेरे को लग रहा है इंक्रीजिंग है। टोटल लायबिलिटीज़ भी क्या है, स्टेबल है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस भी है, एंड हमारी टोटल इक्विटी भी क्या है, इंक्रीजिंग है। अब अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो में हम देख सकते हैं 2022 में क्या था, कंपनी कैश डेफिशिएंट थी, उसके बाद क्या है, कंपनी कैश रिच है। अब अगर हम बात करें पीयर्स की, पीयर्स में हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरव्यू में हमें क्या दिख रहा था, इसका पीई रेशो क्या चल रहा है सेक्टर का 10.19, 48.48 एंड पीबी क्या 10.19। अगर इसको हम कंपेयर करें इसके पीयर्स से, तो हमें दिख रहा है कि इसके पीयर्स भी क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा है, पतंजलि फूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हमें उस इंडस्ट्री का आइडिया हो जाता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा होल्डिंग्स। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ और देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि हमारे पास होल्डिंग्स में एफआईआईज एंड डीआईआईज होने चाहिए, मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एफआईआईज एंड डीआईआईज की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है।
ये कंपनी वर्थ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके कुछ रीज़न्स है। एक तो ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी हो तो वो भी क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर हम देखें कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके हमने जब इनकम स्टेटमेंट ओपन करी तो यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीजिंग है, नेट इनकम भी डिक्रीजिंग है, एंड ईपीएस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अर्निंग्स पर शेयर, वो भी क्या है, एकदम से हाफ हो चुका है। ठीक है। एंड अगर हम होल्डिंग्स में जाएं, होल्डिंग्स में भी हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि कंपनी के अपने लोगों के पास शेयर्स है एंड रिटेलर्स के पास शेयर्स है। ठीक है। एफआईआईएस डीआईआईएस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये था एक एग्जांपल बैड स्टॉक का। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं अवेलेबल। ठीक है। सभी सेक्टर्स में अगर हमें ओवरऑल ग्रोथ दिखेगी तो हमने जैसे देखा इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करी तो हमें स्टॉक्स में भी ओवरऑल बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हमारे पास आईटी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। उसके अलावा हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, माइनिंग, मीडिया। ठीक है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि हमने कैसे एनालाइज करना है कि कंपनी का स्टॉक अच्छा है या बुरा है। अब वहाँ पे हमें एंटर कैसे करना है, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे। अब जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था टीटागढ़, तो हमने देखा था कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, ओवरऑल तो कंपनी बढ़िया है। ठीक है। ओवरऑल अगर कंपनी बढ़िया है, जस्ट अ मिनट, सो नॉर्मली हमें यहाँ पे दिखा कि ओवरऑल कंपनी क्या है, बढ़िया है। ठीक है। वर्थ इन्वेस्टमेंट है। बट हमें कैसे पता लगेगा कौन से प्राइस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्निकल्स कैसे हमें बताएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं tradingview.com। ठीक है। tradingview.com पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पेज कुछ ऐसे ओपन होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे एंड सुपर चार्ट्स पे। सुपर चार्ट्स पर जाके आपके पास ऐसे कुछ चार्ट ओपन होगा। यहाँ पे आपको ग्रीन रेड कैंडल्स दिख रही होंगी। तो टेक्निकल्स को कंबाइन करके जो चार्ट रीडिंग होती है उसे हम बेसिकली कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। आपके पास यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में जाके आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो। अभी जैसे आज हमने जो एग्जांपल देखा है वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे ना आपके पास टाइम फ्रेम्स होंगे। अगर आप ऑलरेडी करते हो तो आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम्स ऐड करे होंगे, बट अगर नहीं करे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हो तो आप 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर एंड 1 आवर तक के टाइम फ्रेम्स को आप फेवरेट्स में ऐड कर लेना। जो भी आप फेवरेट्स में ऐड करोगे यहाँ पे आपको इस लाइन में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक टूल के बारे में स्टडी करेंगे जिसे हम बोलते हैं फिबोनाची टूल। यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड में काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल होंगे। आज हम एक टूल के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ये फिब रिट्रेसमेंट कैसे होता है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये कंपनी बढ़िया है, ठीक है, कंपनी वर्थ इन्वेस्टमेंट है, बट अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम वेट करेंगे कंपनी अच्छे प्राइस पे आए। अब अगर कंपनी का अगर हम चार्ट देखिए, टीटागढ़ का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम का मतलब कि यहाँ पे जो जो ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही हैं वो 1 आवर के गैप के ऊपर बन रही है एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करके बन रही है। ठीक है। जैसे ये जो कैंडल है ये पूरा 1 घंटे में बनी होगी, सेम ये वाली ये भी 1 घंटे में बनी होगी। तो ये आपको 1 आवर टाइम फ्रेम ये चीज़ बताता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फिब रिट्रेसमेंट टूल है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम रूल्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ऑलरेडी
बुलिश मूव आ चुकी है, अपसाइड मूव को हम बोलते हैं बुलिश मूव एंड डाउनसाइड मूव को हम बोलते हैं बेयरिश मूव, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक बुलिश मूव देखने को मिली है, ठीक है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे बुलिश मूव तो आ चुकी है, बट इस पॉइंट पे जब मार्केट ऑलरेडी निकल चुकी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट एक अच्छे प्राइस पे आए, अच्छे प्राइस पे हम दोबारा से एंटर करें। तो इसके लिए रिट्रेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिब टूल, फिब या फिर फिबोनाची, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसको मार्क करना होता है फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। अब स्विंग लो एंड स्विंग हाई कौन सा हुआ, हमने सबसे पहले देखना कौन सी इम्पल्सिव मूव आई है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को दिख रहा है कि ये टीटागढ़ स्टॉक में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी बड़ी मूव आ चुकी है और ये स्टॉक अब मेरे हाथ से निकल चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये फिब टूल उठाऊँगी, ये फिब टूल उठा के जहाँ से मूव आई है इसको वहाँ पे प्लेस करूँगी एंड जहाँ तक मूव आई है इसको वहाँ तक एक्सटेंड करूँगी। अब यहाँ पे ना आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, 38.20%, 50%, 61.80%। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, ये गोल्डन जोन्स होते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकल जोन्स होते हैं। मार्केट जब इन लेवल्स पे आती है, ठीक है, हमें इतना दिख रहा है कि ये हमारे पास मूव आ गई है ऑलरेडी। अब हम चाहते हैं कि मार्केट जब गिरे हमें पता लग जाए कि हमें कहाँ पे दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स हैं, पहला है 38.20%, दूसरा है 50% एंड तीसरा 61.80% का लेवल। 38% का लेवल मतलब कि ये हमें बताता है कि मार्केट ने 30% रिट्रेसमेंट दिखा दी है। अब अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ओवरऑल ऊपर जा रही है, तो हमें दिख रहा है कि ये बुलिश मूव आई है, ठीक है। अब कभी भी मार्केट एक ही बार में ऊपर नहीं चले जाएगी, एक ही बार में नीचे नहीं आ जाएगी, मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम वेट करेंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट दिखाए, इम्पल्सिव मूव देने के बाद, ठीक है, रिट्रेसमेंट दिखाएगी तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी बुलिश मूव आई होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने ऑलरेडी मूव दिखा दी है, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो हम ये फिब टूल को उठाएंगे, इसको इसके लो से लेके हाई तक मार्क करेंगे। लो से लेके हाई तक मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है हमारे गोल्डन जोन में आए, ठीक है। गोल्डन जोन कौन से होते हैं, 38%, 50% एंड 61%, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, गोल्डन जोन होते हैं। अगर मार्केट यहाँ गोल्डन जोन में आपको कंफर्मेशन दिखाती है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये 0% वाले लेवल तक का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। एंड अगर मार्केट आपको लगता है यहाँ पे गोल्डन जोन में आके आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दिखा रही, इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट का आइडिया ड्रॉप कर दोगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये जो स्टॉक है ये और गिर सकता है। तो अभी अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अपने फिबोनाची टूल को मार्क करा है। तो जब मार्केट यानी कि जब ये स्टॉक मेरे गोल्डन जोन एरिया में आएगा, यानी कि 38%, 50%, 61% वाले एरियाज़ में आएगा, तो मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्रेफर करूँगी अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो। अब आप सोच रहे हो कंफर्मेशन में क्या होता है, कंफर्मेशन में प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन ऑब्वियसली एक क्लास में पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट नॉर्मल अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो आपको यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख जाती है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से दोबारा क्या कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट का आइडिया आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका होगा ये 0% वाला लेवल, यानी कि जो मार्केट ने पुराना हाई बनाया था। मार्केट ने यहाँ पे जो पुराना हाई बनाया था वो था ऑलमोस्ट अराउंड 1549, ठीक है। तो अगर आप यहाँ कहीं गोल्डन जोन में आने के बाद कंफर्मेशन दे के इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपका फाइनल टारगेट क्या होगा, कंपनी का और ये जो मार्केट में प्रीवियस हाई बना हुआ है वो लेवल। अब ये जो फिब है, ये फिब अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे लगाओगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल जोन दिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी तो रिकॉर्डिंग में एंड मैं इसका सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लेवल्स दिख रहे होंगे, जो लेवल्स मैंने टिक मार्क करे हैं, ठीक है, आपको वही यूज़ करने हैं।
जैसे कि हमारे 3 गोल्डन जोन होते हैं, एक होता है 50% का, एक होता है 38% का, एक होता है 61 का, और बाकी के जो 2 लेवल्स होते हैं वो होता है 0 एंड 1 का लेवल, ठीक है। तो ये जो 3 लेवल्स है यानी कि 3 हमारे गोल्डन जोन है, जिसे हम 0.5, 0.382 या 0.618 भी बोलते हैं, वो आपको करने हैं। एंड यहाँ पे कलर्स, यहाँ पे जो कलर्स है वो आप अपनी चॉइस से सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को ये चार्ट क्लीन पसंद है तो मैंने यहाँ पे इसका ब्लैक कलर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट करता चार्ट पे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंडली जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड की ऑप्शन भी आएगी। अब जैसे मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करती तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे टूल में बैकग्राउंड भी आ रहा है। बाकी चार्ट को क्लीन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को बिल्कुल लाइट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे ये लेवल्स है, अब ये लेवल्स की ऑप्शन हमें आ रही है परसेंट में, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 38.20%, 50%, 61.80%। अभी हमने क्या बात करी, हमारे पास 3 गोल्डन जोन एरियाज़ होते हैं, 38%, 50% एंड 61%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाके करूँ वैल्यूज़ में तो आप देख सकते हो मेरे को वही चीज़ पॉइंट्स में आके दिख रही है, ठीक है। सेम चीज़ है, आपको जैसे बेटर लगे आप वैसे सेट कर सकते हो उसको। अगर हम परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज में हमारे पास 38.20%, 50%, 61.80% दिखेगा। एंड अगर आप वैल्यूज़ में बात करोगे तो वैल्यूज़ में हमें 0.382, 0.5 एंड 0.618 के फॉर्म में दिखेगा। मेरे को पर्सनली परसेंटेज में अच्छा लगता है तो मैं ऐसे रख रही हूँ इसको, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट वे, जहाँ से आपको ये सिर्फ इस स्टॉक में नहीं, किसी भी स्टॉक में अगर आपको लग रहा हो, ठीक है, आप अपनी रिसर्च करोगे, आप टिकरटेप वेबसाइट यूज़ करोगे, आप वहाँ पे चेक करोगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स यूज़ करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आप आओगे tradingview.com पे, वहाँ पे आप उस कंपनी का शेयर सर्च करोगे, ठीक है। वो सर्च करने के बाद आप वहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैसी मूव, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी ये बढ़िया मूव दिखा दी हुई है, ठीक है, चार्ट पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश मूव आ चुकी है, आपको री एंटर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ से मूव आई है वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है, इसे फिबोनाची भी बोलते हैं। यहाँ से पिक करके जहाँ से मूव आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव आई है तो मैं यहाँ पे इसको मार्क करूँगी एंड जहाँ तक मूव आई है उसको वहाँ तक एक्सटेंड करूँगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताता है कि जब मार्केट रिट्रेस करेगी हमें कहाँ कहाँ से दोबारा से बाइंग करनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम टेक्निकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की ऑप्शन दिख रही होगी टाइम फ्रेम की ऑप्शन के साथ। सबसे पहले आपके पास जो भी आप स्टॉक सर्च करते हो उसकी ऑप्शन होती है, फिर हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं, फिर आपके पास कैंडल्स की ऑप्शन होती है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। इंडिकेटर्स में जाओगे, इंडिकेटर्स में जाके आपको सर्च करना है EMA। EMA की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हमें 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करनी है, इसीलिए जब आप EMA सर्च करोगे ना यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। इसको 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास EMA 2 बार आ चुकी है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको इनपुट्स में लेंथ में टाइप करना है 50 एंड यहाँ पे सेकंड की लेंथ में आपको टाइप करना है 200 एंड स्टाइल में जाके आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कलर चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या करा है, जो मेरी 50 EMA है, EMA की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। EMA क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या है, 50 EMA है, 50 EMA का जो कलर है वो मैंने ब्लू रखा है एंड 200 डे EMA को मैंने रेड कलर से करा, क्योंकि दोनों EMA कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए मैंने दोनों को सेपरेट कलर दिया। आप इसकी सेटिंग्स में जाके अपनी हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स की ऑप्शन होती है, इनपुट्स में जाके आप नंबर टाइप करोगे एंड स्टाइल में जाके आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हो। तो 50 EMA बताती है, 50 EMA 5 की 50 कैंडल्स, जैसे यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो 50 EMA 5 की 50 कैंडल्स का एवरेज प्राइस बताती है, ठीक है। एंड सेम अगर हम बात करें 200 EMA की, 200 EMA 5 की 200 कैंडल्स का एवरेज प्राइस बताता है। तो 200 EMA है
तो वो पास्ट की 200 कैंडल्स को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने 2 EMAs यूज़ करी हैं, ठीक है। एक है हमारी 50 EMA एंड सेकेंड है हमारी 200 EMA। अब हमें बात करनी है गोल्डन क्रॉसओवर की। गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है, जब 50 EMA यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कट करती है 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करती है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, गोल्डन क्रॉसओवर होता है। गोल्डन क्रॉसओवर हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमें इस स्टॉक में या फिर मार्केट में अभी बुलिशनेस या फिर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 50 EMA ने नीचे से कट करा था 200 डे EMA को। अब अगर 50 EMA ऊपर से नीचे कट करती है, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज को, तो वो बेसिकली क्या होता है, डेथ क्रॉसओवर होता है। डेथ क्रॉसओवर आपको बताता है कि मार्केट में हमें बियरिशनेस देखने को मिल सकती है, यानी कि डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर हम इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए ना कि जहाँ पे हमें दिख रहा हो कंफर्मेशन कि अभी मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो गोल्डन क्रॉसओवर आपको क्या बताता है, यहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिल सकती है या फिर अपवर्ड मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट वे है एनालाइज करने का, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं भी आती है, जिसको आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं आती है, आप नॉर्मली सिर्फ इतना ही देखना चाहते हो कि मेरे को इस स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करके कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ दूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम गोल्डन क्रॉसओवर रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ब्लू लाइन क्या है, हमारी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड जो रेड लाइन है वो हमारी क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, डेली टाइम फ्रेम होता है। डेली टाइम फ्रेम यानी कि यहाँ पे जो एक कैंडल है वो एक दिन के गैप पे बन रही है। नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, नीचे आपको फ्राइडे 14 जून दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ आपको थर्सडे 13 जून दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेंसडे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स बन रही है एक दिन के गैप के बाद बन रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं, यहाँ पे 4 घंटे के डिफरेंस पे कैंडल्स बन रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल यूज़ करना हो गोल्डन क्रॉसओवर वाला, डेथ क्रॉसओवर वाला, मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डेथ क्रॉसओवर हो रहा है तो मार्केट में हमें बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर किसी भी स्विंग पर्सपेक्टिव से कुछ दिनों के लिए, ठीक है, हमें उस स्टॉक को होल्ड करना है या हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें, यानी कि 2-3 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, तो हम उस केस में गोल्डन क्रॉसओवर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो ब्लू लाइन है मेरी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने ये रेड लाइन को यानी कि 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करा है, ठीक है। तो जब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर कट करती है 200 डे मूविंग एवरेज को, उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट में हमें आने वाले दिनों में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। आपको डेथ क्रॉसओवर पे काम नहीं करना, आपको जो वर्क करना है वो करना है सिर्फ गोल्डन क्रॉसओवर पे, ठीक है। ये चीज़ इस स्टॉक के अलावा और भी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकती है। कहीं पे भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा के, ठीक है। आप कंफर्मेशन देख सकते हो, जहाँ पे भी गोल्डन क्रॉसओवर आया होगा हाई चांसेस है उसके बाद आपको बुल मूव देखने को मिली होगी, यानी कि अपवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिली होगी। तो सेम अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 अप्रैल के अराउंड यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर आया था, यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने नीचे से ऊपर कट करा था 200 डे मूविंग एवरेज को। एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्केल टूल होता है, स्केल टूल से हम मेजर कर सकते हैं कि मार्केट में कितनी मूव आई। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जहाँ से ये मूव आनी स्टार्ट हुई, यहाँ से लेके जहाँ तक ये मूव आई है, तो आप देख सकते हो 69% हमें मूव देखने को मिली है इस गोल्डन क्रॉसओवर के बाद।
तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज हमने अप्लाई करना है चार्ट पे, ठीक है। ये जो EME होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, आपको एवरेज बताती है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या 4-4 घंटे के गैप के बाद कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे 50 EMA क्या कर रही है, प्रीवियस 50 कैंडल्स के एवरेज प्राइस को बता रही है। सेम अगर हम बात करें 200 मूविंग एवरेज की, तो वो क्या है, पास्ट के 200 कैंडल्स के एवरेज को बता रही है। और ये जो हमारे पास गोल्डन क्रॉस ओवर है, डेथ क्रॉस ओवर है, ये हमें इतना इजीली नहीं मिलता। हो सकता है आपको साल में 1 या 2 बार मिले, ठीक है, या मैक्सिमम 3 बार। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहना है। आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेक्टर्स डिस्कस करे थे। हमारे पास IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, FMCG सेक्टर है। आप इन सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये स्टॉक्स बढ़िया हो सकते हैं। आप उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सबसे पहले देखना है कि वो फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है। हमने उस कंपनी के PE एंड PB को कंपेयर करना है सेक्टर के PE एंड सेक्टर के PB से, ठीक है। सेम अगर हम जाते हैं फाइनेंशियल्स में आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी कंपनी के अगर आपको फाइनेंशियल्स चेक करने हो तो आप देखोगे इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे पीयर्स में जाके नॉर्मली क्या होता है, हम कंपैरिजन करेंगे कि बाकी जो इस इंडस्ट्री में है, ठीक है, इस सेक्टर में है, वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो ओवर वैल्यूड प्राइस पे चल रहे हैं, अंडर वैल्यूड प्राइस पे चल रहे हैं, फेयरली वैल्यूड चल रहे हैं। अभी हमने जो बात करी थी वो थी DIIs एंड FIs, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहीं पे लग रहा हो, जैसे हमने एक बैड एग्जांपल भी देखा था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, DIIs एंड FIs की कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। तो वो क्या है, एक बैड एग्जांपल है, क्योंकि जहाँ पे DIIs FIs ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो ऑब्वियसली वो स्टॉक अच्छा ही नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। पर जहाँ पे DIIs FIs ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, होल्ड करा हुआ है, यानी कि उनको इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड उनके अकॉर्डिंग ये अच्छी कंपनी। एंड यहाँ पे जो FIs की इन्वेस्टमेंट है वो भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 17.27% इस कंपनी का FIs के पास है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स आप एनालाइज करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप चार्ट ओपन करके, अगर आपको लगता है कि मार्केट ने ऑलरेडी मूव दे दी हुई है, ठीक है, तो आप फिबोनाची टूल जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट टूल को लगाओगे नीचे से ऊपर। ये आपको याद रखना है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि ये बुलिश मूव आ चुकी है और आपको दोबारा से एंटर करना है, जब मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाएगी, थोड़ा सा गिरेगी, दोबारा से आपको एंट्री बनानी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो फिबोनाची टूल है वो आप नीचे से लेके ऊपर तक ड्रॉ करोगे। एंड वहाँ पे हमारे पास गोल्डन जोन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, गोल्डन जोन एरियाज़ में जाके हम एंट्री बनाएंगे। अब ये अगर गोल्डन जोन एरिया 38%, 50%, 61%, यहाँ पे हम कन्फर्मेशंस की वेट करेंगे। कन्फर्मेशंस देखने के बाद हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो कहीं पे भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी भी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट अगर ओपन करते हो, कुछ भी आप XYZ कैपिटल अगर वहाँ पर डिपॉजिट करवाते हो, तो आपने अपना सारा कैपिटल कभी भी किसी एक स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। आपको सबसे पहले तो डिफरेंट सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने सारा अपना कैपिटल रेलवे सेक्टर में लगा दिया या फिर सारा आपने फार्मा सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स को आपने यूज़ करना है, एंड कभी भी अपना कैपिटल सारा एक ही कंपनी में नहीं लगाना, ठीक है। आप अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज लगाओगे उस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। हो सकता है आप अपने कैपिटल का 5%, 10%, 2% इतना लगा दो, बट कभी भी 100% आपको जो इन्वेस्टमेंट है एक ही जगह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है अगर रेलवे सेक्टर डाउन चल रहा हो तो आपका तो पूरा पोर्टफोलियो डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना है।